हम शुअराए कराम, अरकान अदबी कमेटी कराची क्लब, मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, खुदा जाने तकरीर के अख्तिताम तक इल्तिफ़ात दिल दोस्तां का ये आलम रहे न रहे, लिहाजा इब्तिदा ही में इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का शुक्रिया अदा करना लाजिम है। तहे दिल से सिपासगुज़ार हूँ और इस तकरीर की पेशगी माज़रत भी कबूल कीजिए जिसका अज़ाब अब आपको झेलना होगा। हुआ यूं कि कराची क्लब के इंतहाई फ़ाल और गवर्निंग बॉडी के मोतबर मेंबर जनाब कैसर अली मिर्ज़ा और जनाब मोहम्मद सलमान स्वालेह ये हुक्मनामा लेकर तशरीफ़ लाए कि आज मुझे सदारती तकरीर भी करनी होगी। ये दोनों हजरात पेशे के लिहाज से बैंकर्स हैं। मुदल्लल बहस करनी डिफ़ॉल्टर्स से सीखी है। सूरतन और सीरतन इतने मासूम और मरंजा मरंज कि तुझे हम वली समझते जो न सूद ख्वार होता है। ये दोनों हजरात न जाने कब से किसी तीसरे सूदखोर की तलाश में थे। वो हाथ ना आया तो मजबूरन एक बेज़रर साबिक़ व ताइब सूदखोर पर इक्तिफा की। हम तीनों में सूदखोरी के अलावा एक और कदर मुश्तरक निकली, वो है शेर व अदब का चस्का। गुमान गालिब है कि उनकी नज़र इंतखाब इस गुनाहगार पर इसलिए पड़ी कि मैं मुकाबलतन ज़्यादा तवील अरसे से इन दोनों दिलगुदाज इल्लतों का शिकार रहा हूँ। पहली से आक़िबत ख़राब होती है और दूसरी से दुनिया हाथ से निकल जाती है। आधी रात इधर आधी रात उधर हर चीज रवा और गवारा है और 12 बजे हर बात बजा है सिवाय तकरीर के। बिलखुसूस ऐसे इज्तिमा में जहां अरबाब ज़ौक़ खूबसूरत अशार सुनने के लिए आए हों और मुशायरे के आगाज का बेचैनी से इंतजार कर रहे हों, मगर क्या किया जाए, आपके और खूबसूरत अशार के दरमियान नसरी रुकावट बनना मेरे सदारती फ़राइज़ में दाखिल है। लंदन और न्यूयॉर्क के थिएटर्स का एक दस्तूर ये भी है कि असल खेल शुरू होने से पहले एक छोटा सा स्किट या फकाहिया पेश करते हैं जो कर्टन रेजर कहलाता है। इसके दो मकासद होते हैं। अव्वल, नाज़रीन को असल कार्रवाई के लिए नरमाया और गरमाया जाए। क्या कहने हैं। दो, जब तक तारीख हॉल में लेट आने वाले गलत सीट और सही गोद में बैठकर गलत सीट और सही गोद में बैठकर गलत फहमी और हसरत पूरी न कर लें, स्टेज पर कुछ न कुछ हल्ला गुल्ला और उछल कूद होती रहे। मेरी तकरीर की हैसियत दरअसल ऐसे ही कर्टेन रेजर की सी है। मैंने अपने हमदमे देरीना मिर्ज़ा अब्दुल वदूद बेग से पूछा कि ऐसे में मुझे क्या कहना चाहिए। उन्होंने फरमाया कि सादा व पुरकार तकरीर वो है जिसमें 4 बातों का ख्याल रखा जाए। अव्वल, संजीदा लोगों से संजीदा गुफ्तगू करने से परहेज करो। वाह वाह वाह। दोम, इख्तिसार से काम लो। सोम, बैठ जाओ कबल इसके के बिठाए जाओ। क्या कहने। चाहरुम, तकरीर करते वक्त आंखें बंद रखो ताकि हाजिरीन का रद्द अमल न देख सको। मुशायरे से पहले खुतबा सदारत सामीन पर इतना ही गरां गुजरता है जितना कि तवील खुतबा निकाह बेसब्र दूल्हा पर।
عام طور سے دیکھنے میں آیا ہے کہ صدارت کے لیے کوئی وزیر سفیر کبیر دستیاب نہ ہو تو مجھ جیسے ناموزوں تباہ شخص کا انتخاب کرنے سے پہلے پوری تفتیش کر کے یہ اطمینان کر لیا جاتا ہے کہ اس نے کبھی کوئی شعر نہیں کہا اور آئندہ بھی اس کا احتمال نہیں، بلکہ سخن فہمی کا بھی اندیشہ نہیں۔ داد کو بھی قرض سمجھتا ہے، مطلب یہ کہ داد نادہندہ ہے۔ کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں وہ، کیا کہنے ہیں۔ گو کہ عاجز ان تینوں شرائط پر پورا اترتا ہے مگر معذرت پر بوجوہ مجبور ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تکلف برطرف فرشی نشست ہو تو میں بوجوہ 2 زانو نہیں بیٹھ سکتا۔ فرمایا تو 4 زانو بیٹھ جائیے گا۔ عرض کیا میں اپنی تکلیف کو 2 سے ضرب نہیں دے سکتا۔ ارشاد ہوا تو پھر آپ خود فرمائیے کہ اونٹ میرا مطلب ہے کس کروٹ بیٹھیے گا۔ میں نے بیٹھ کر دکھایا تو کہنے لگے اس طرح بیٹھ کر تو گھریلو خواتین آٹا گوندتی ہیں۔ صدارت کے لیے یہ گرہستی پوز نامناسب ہوگا۔ میں نے پہلو بدل کر دکھایا کہ میں اس طرح پاؤں پھیلا کر بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ کہنے لگے یہ آداب مشاعرہ کے خلاف ہوگا، وہاں حضرت تابش دہلوی بھی تشریف فرما ہوں گے۔ آپ نے سلطنت مغلیہ کے چشم و چراغ آخر شب شاہ عالم بادشاہ کا قصہ آب حیات میں نہیں پڑھا؟ ایک دن بادشاہ سلامت خواجہ میر درد کی محفل روحانیہ میں بے اطلاع چلے آئے۔ پاؤں میں درد تھا اس لیے ذرا پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ خواجہ میر درد نے کہا یہ فقیر کے آداب محفل کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے عذر کیا کہ معاف کیجئے درد سے مجبور ہوں۔ انہوں نے کہا درد ہو رہا تھا تو تکلیف کرنی کیا ضرور تھی؟ آخری عذر جو میں نے کیا وہ یہ تھا کہ میں ساری رات جاگ نہیں سکتا۔ اکبر الہ آبادی کا مشہور شعر ہے، وصل ہو یا فراق ہو اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے۔ اسے اگر ذرا سی تحریف کے ساتھ اس طرح پڑھا جائے تو اس صورتحال پر بھی صادق آئے گا، وصل ہو یا مشاعرہ اکبر، رات بھر جاگنا قیامت ہے۔ ممکن ہے میری تحریف سے مصرے میں سکتہ پڑ رہا ہو، لیکن عالم غنودگی میں سکتہ بھی اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کامیاب مشاعرے میں جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے۔ بازے کو فقط جاگنے میں ہی مزہ آ جاتا ہے۔ فرمائش ہے دوبارہ پڑھنے کی۔ کامیاب مشاعرے میں جاگیں تمام رات جگائیں تمام رات والا نقشہ ہوتا ہے۔ بازے کو فقط جاگنے میں ہی پورا مزہ آ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ لندن میں چھوٹے بڑے مشاعرے کثرت سے ہوتے ہیں۔ وہاں مجھے ایک فرشی نشست والے مشاعرے میں تقریباً ساری رات جاگنے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً میں نے اس لیے کہا کہ جب مشاعرہ ختم ہوا ہے تو سورج نکلنے میں ابھی پورے 3 منٹ باقی تھے۔ ساری رات فرش پر بیٹھے رہنے سے گرم پتلون کے پائنچوں میں غلط جگہ 2 نہایت سڈول گھٹنے مستقل طور پر بن گئے، جنہیں کروشے کی 2 چست ٹوپیاں پہنائی جا سکتی تھیں۔ استری کے بعد یہ گولائیاں اور بھی نمایاں ہو گئیں۔ میں اس پتلون کو ڈرائی کلیننگ کے لیے مشہور ڈرائی کلینرز اسکیچلیز لے گیا اور کاؤنٹر پر کھڑی لڑکی کو پتلون میں بنے
گھونگڑے دکھا کر کہا کہ پلیز یہ نکال دیں۔ اس نے بڑے غور سے انہیں دیکھا، پھر میری ٹانگیں دیکھنے کی کوشش کی جو کاؤنٹر کے پیچھے چھپی ہوئی تھیں۔ بڑی حیرت اور ہمدردی سے میری صورت دیکھ کر بولی، سوری، وی کین ریموو دا اسٹینز بٹ وی کانٹ ریموو فزیکل ڈیفارمیٹی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ مطلب یہ کہ ہم داغ دھبے تو دور کر سکتے ہیں، جسمانی اور شرعی عیب دور نہیں کر سکتے۔ واہ واہ واہ۔ اگلے وقتوں میں جو مقطع اور بھاری بھرکم شخص پہلے مبتدی شاعر سے لے کر آخری استاد تک ہر غزل کو مطلع سے مقطع تک ایسے مبہم سکوت سے سنتا کہ گھاگ سے گھاگ دیکھنے والا یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ اس باوقار سکوت مسلسل کا سبب سخن شناسی ہے یا نیند کا غلبہ، ثقل سماعت ہے یا ذوف پیری، اس شخص کو میر مشاعرہ کہتے تھے۔ وہ بیچارہ منہ تک آئے ہوئے فقروں، جماعیوں، حوائج ضروریہ اور اپنی تازہ غزل کو ضبط کیے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ 7-8 گھنٹے تک بت بنا بیٹھا رہتا کہ بار بار پہلو بدلنا بھی مشاعرے کے آداب کے خلاف مگر عادت و فطرت کے عین مطابق ہے۔ وہ صبر و تحمل کے ساتھ ساری رات 100 سنار کی سہتا رہتا تھا، اس لالچ میں کہ جب اس کی باری آئے گی تو ساری کسر نکال لے گا۔ ساری رات کلام بلاغت نظام اور اشعار آبدار سننے کے بعد اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش اور ضرورت غیر شعری یہ ہوتی تھی کہ قریب ترین باتھ روم کا مختصر ترین راستہ دریافت کر لے۔ جہاں تک ہماری معلومات کا تعلق ہے، میر مشاعرہ ہمیشہ شاعر ہی ہوا کرتا تھا۔ خراب شعر کہنا بھی اس کے فرائض و استحقاق صدارت میں شامل تھا۔ واہ واہ۔ اسی لیے کبھی کسی نثر نگار کو اس اعزاز سے نہیں نوازا جاتا تھا۔ ہمیں یاد نہیں پڑتا کہ میر سودا اور غالب کبھی میر مشاعرہ بنے ہوں۔ ہاں، مفتی صدر الدین آزردہ جو کمزور شعر کہنے پر بھی قدرت کاملہ رکھتے تھے۔ کہنے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ بارہا میر مشاعرہ بنائے گئے۔ اس زمانے میں نثر کا استعمال صرف داد دینے اور ایک دوسرے کے کلام میں زبان کی غلطیاں نکالنے کے لیے جائز سمجھا جاتا تھا۔ واہ واہ۔ اور یہ بڑی سمجھداری کی بات تھی، اس لیے کہ جو بات شعر میں بے جھجک اور بے جھپک کہی جا سکتی ہے، وہ اگر میں سلیس اردو میں میرا مطلب ہے نثر میں کہہ دوں تو خلق خدا کا نمبر تو بعد میں آئے گا، گھر والے ہی اولین فرصت میں میرا سر پھاڑ دیں گے۔ واہ واہ۔ جا تجھے کشمکشے عقد سے آزاد کیا۔ کیا کہنے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ مرزا سبحان کچھ ایسا غلط نہیں کہتے کہ غیر شرعی جذبات کے اظہار اور نکاس کے لیے انگریزی سے بہتر کوئی زبان نہیں۔ یہ مشاعرہ جوش صاحب کی باتوں اور یادوں کے اعادے کی ایک دلاویز شکل ہے۔ جوش کے فکری نظام میں فرد کی آزادی، اس کے جبلی تقاضوں کے احترام اور معقولیت کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ نشاط حیات اور انقلاب کے حامی و علمبردار کی حیثیت سے ان کی اہمیت
इसलिए और भी बढ़ जाती है कि इन तसव्वुरात के हक़ में उन्होंने उस वक्त आवाज़ उठाई जब मुआशरा रिवायत ज़दा था और तक़लीद का शिकार था। वो पैहम तग़य्युर और इर्तिक़ा के कायल थे और इंसान की सही व काविश को उसका ज़ामिन तसव्वुर करते थे। मैं शिद्दत वजूद से नाआफरीदा हूँ। उन्हें बजा तौर पर अल्फाज का बादशाह कहा जाता है। अल्फाज उनके सामने हाथ बांधे खड़े रहते हैं। आहंग के शिकोह और कादिरुल कलामी में उनका कोई हरीफ नहीं। ज़रूरत इस अम्र की है कि उनकी हयात व शख्सियत, अहवाल व आसार और फ़न पर बाकायदा तहक़ीक़ का आगाज़ व एहतमाम किया जाए। अब थोड़ा सा कुछ छोड़ के पढ़ता हूँ, इसलिए कि मेरे बाद भी कुछ हज़रात होंगे। इसमें शक नहीं कि शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का, लेकिन सलीक़े से दाद देना भी एक हुनर है जो बरसों का रचाव और न जाने कितनी शबों का गुदास चाहता है। वाह वाह वाह। बेदाद यानी हूटिंग और भी मुश्किल काम है। दाद से सिर्फ मजाक सुखन का पता चलता है, बेदाद से समूचा आदमी पहचाना जाता है। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह वाह। बेशतर में न सही, लेकिन किसी किसी मुशायरे में अच्छे शेर की दाद इस तरह दी जाती है जैसे फुटबॉल के खिलाड़ी ने सर से गोल कर दिया हो। मतलब ये कि ताली बजाकर शायर को खिराज तहसीन और इखराज अकीदत किया जाता है। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। हम ताली के खिलाफ नहीं, हक में हैं। इसके भी कुछ फवाइद हैं। मसलन कराची में मच्छर सिर्फ कव्वालों की ताली से मरता है। इसके अलावा लोगों को भरी महफिल में सोने से बाज रखने का मुहज़्ज़ब तरीका सिर्फ इज्तिमाई ताली है। आजकल दाद के लिए जो अल्फाज और फ़िक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं वो एक हाथ की उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह, मुकर्रर इरशाद। अब ज़रा इनका मवाजना उन कलिमात तहसीन से कीजिए जो आज से 60-70 बरस पहले तक राइज व मुस्तमल थे और जिनका जिक्र अब सिर्फ किताबों में आता है। बाज में 100 बोतलों से ज्यादा का नशा है। सुनिए, कहते हैं, किस रुख से मिसरा लगाया है, मदह नहीं हो सकती, तारीफ से मुस्तगनी है, फिर फरमाइए ए सुभान अल्लाह। दूसरा, क्या मजे का शेर निकाला है, भाई वाह, जरा फिर पढ़ना। तीसरा, मियाँ जीते रहो, जी खुश कर दिया। नकल करने को तो हमने ये अल्फाज नकल कर दिए, मगर इन्हें अदा करने के लिए ताबिश साहब का सिन और मश्क सुखन, निस सदी की सुखन फहमी और 3 नस्लों का रचाव दरकार है। वो कहाँ से लाएं? वाह 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 वाह। मधे पारीना के चंद और नमूने मुलाहिजा हों। अरे भाई पढ़े जाओ, क्या सबूत है, क्या बात पैदा की है। दूसरा, हुजूर फिर फरमाइए किस तेवर से मिसरा लगाया है, काफिया आपका हो गया। हुजूर एक मर्तबा जहमत फरमाइए, बल्ला शेरी नहीं होती। सुभान अल्लाह, फसाहत खत्म है, इस जमीन को आसमान कर दिया। पढ़िए, फिर पढ़िए, पढ़ते रहिए। क्या बंदिश है, सामने के मजमून को क्या से क्या कर दिया, जवाब नहीं। क्या खूब गजल फरमाई है, मतला ता मक्ता मुरस्सा। वाह वाह। इस वक्त जहांगीर खां की कमी शिद्दत से महसूस हो रही है। इसलिए नहीं कि भले वक्तों में वो भी कबीला सूदखारा की आंख का तारा थे, बल्कि इसलिए कि जिस महफिल शेर व सुखन में वो हों तो सामीन न शेर सुनते हैं न शायर को देखते हैं, बस उनके दाद देने के अंदाज को देखते रहते हैं।
मुशायरों में दाद देने के लिए अपने खर्च पर लंदन, दुबई, अबू धाबी, दोहा वगैरह जाते हैं और अगली सफ में वीडियो कैमरे की आंख में आंख डालकर कमजोर मिसरे की दाद देते हैं। वाह 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 वाह। हमने उन जैसा इंटरनेशनल दाद दहंदा नहीं देखा और ना अपने जैसा नादेहन। बैंक की मुलाजिमत से रिटायर होने के बाद उन्होंने 4 नेक काम ऐसे किए जो बहुत पहले कर डालते तो कुछ और बात थी। पहला काम तो ये किया कि सूदखोरी का धंधा छोड़ने के बाद दाढ़ी छोड़ दी। वाह जब वो पूरी तरह सफेद और नूरानी हो गई तो शादी कर ली, वाह। जिससे पेंशन याफ्ता लोगों का हौसला बढ़ा। शादी के फौरन बाद ऐसी रंग बिरंगी टोपियां ओढ़नी शुरू कर दी जो अगर शादी वाले दिन ओढ़कर चले जाते तो काजी निकाह पढ़ाने से साफ इनकार कर देता और बारात को कोका कोला पिलाए बगैर ही वापस कर दिया जाता। चौथा नेक काम ये किया कि जब 900 खराब मिसरों पर दाद दे चुके तो हज को चले गए। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। हज को चले गए जो वाजिब हो गया था। वाह 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 वाह। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कोई दाद नहीं था। वाह 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 वाह। फिर पढ़ने की फरमाइश में पढ़ देता हूँ। चौथा नेक काम ये किया कि जब 900 खराब मिसरों पर दाद दे चुके तो हज को चले गए जो वाजिब हो गया था। तौबा और इस्तिग़फ़ार के बाद अभी तक नहीं लौटे। वाज़ेह हो कि हमने खराब मिसरे कहा है, खराब शेर नहीं कहा। वजह इसकी ये कि वो पहले मिसरे पर ही अपना दाद खजाना इस तरह लुटा देते हैं जैसे किसी जमाने में नवाबीन और उमरा अपने बाग लौंडियों से खड़े खड़े लुटवा कर खुश होते थे। जहांगीर खां दूसरे मिसरे का इंतजार नहीं करते कि दम का भरोसा नहीं। क्या कहने, क्या कहने। खुदा जाने शायर को दूसरा मिसरा सुनाने की मोहलत मिले न मिले। वाह वाह वाह। शेर समझ में आ जाए तो अपना जानू पीटते हैं, समझ में न आए तो पास बैठने वाले का जानू पीट पीट के लाल कर देते हैं। अब लोग उनसे अपना जानू बचाए फिरते हैं। शायरों की दिलजोई और हौसला अफजाई में कोई कसर नहीं छोड़ते। शेर जितना खराब हो उतनी ही ज्यादा दाद देते हैं, जिससे शायर के दिल में और ज्यादा खराब शेर कहने का शौक और वलवले ताजा पैदा होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। कुछ दिन हुए एक नामवर शायर जिनसे हमारा नियाजमंदी का रिश्ता है तशरीफ लाए। फरमाया, सलाम रोस्ताई के लिए हाजिर हुआ हूँ। जहांगीर खां आपके हम पेशा व मद्दाह हैं, आपका लिहाज व एहतराम भी करते हैं। उनसे मेरी सिफारिश कर दीजिए कि मेरे मिसरे पर दाद न दिया करें। जब से उन्होंने दाद देनी शुरू की है लोग समझते हैं मैं खराब शेर कहता हूँ। वाह 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 वाह। क्या कहने यूसुफी साहब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुनने में आया है कि इस शायर ने कुछ दिन से मारे डर के पहला मिसरा कहना ही छोड़ दिया है। सुभान अल्लाह सुभान। कुछ लोग जबान से दाद देते हैं, कुछ हाथ से, कुछ फकत तबस्सुम ज़ेर लब से, बाज आंखों ही आंखों में। जहांगीर खां अपने सारे बदन से
कमजोर मिसरे की दाद देते हैं, किसी एक अज़्व को तन्हा गुनाहगार नहीं होने देते। वाह वाह बाज़े मिसरे पर तो हमने उन्हें इस तरह तड़पते तिलमिलाते देखा है कि अगर कोई मिजाज नाआशना देख ले तो समझे बिच्छू ने काटा है। वाह वाह जहांगीर खां दुनिया में वाहिद साहिब हाल व काल हैं जिसे कव्वाली के बगैर हाल आ जाता है। वाह 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 जिंदगी में ये तीसरा और मेरा आखिरी काबिल जिक्र मुशायरा है जिसकी सदारत का शरफ फ़कीर को हासिल है। यादश बखैर 20 बरस होने को आए, ख़वातीन की एक महफिल शेर व अदब की सदारत के लिए कहा गया तो मैंने मदू करने वाली खातून से माजरत करते हुए वही अपना घिसा पिटा पेटेंट फ़िक्रा दोहराया कि बीवी, मैं अदबी एतकाफ़ में हूँ, महफिलों में कम बहुत ही कम जाता हूँ, गोशा नशीन बल्कि पर्दा नशीन आदमी हूँ। बोली, ख़वातीन की महफिल में इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं वाह 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 और आपको पर्दे पर इतना ही इसरार है तो ऐनक उतार कर बैठ जाइएगा। आपके अलावा मर्द हजरात नहीं होंगे। खातून को अंदाजा नहीं था कि ऐनक उतारने के क्या नताइज हो सकते हैं, खुसूसन जबकि उसके शीशे मेरी ऐनक की तरह बोतल के पैंदे के बराबर मोटे हों। अल्लाह बख्शे, जहां उस्ताद सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जब 70 के पेटे में थे तो उनकी महफिल में रोज हाजिरी देने वाला एक मुंह चढ़ा शागिर्द एक दिन शाम को पहली मर्तबा नई नई ऐनक लगाकर आया जिससे उसका हुलिया ही बदल गया। सूफी साहब किबला देखते ही बोले, बरखुरदार, ऐनक लगाकर तो तुम बिल्कुल उल्लू नजर आते हो। शागिर्द हाथ जोड़कर बोला कि ऐनक न लगाऊं तो आप उल्लू नजर आते हैं। और हाँ, लफ्ज मर्द हजरात जो इस खातून के मुंह से निकला उस पर मुझे सख्त एतराज है। उर्दू अखबारों ने इस भोंडी इस्तिलाह यानी मर्द हजरात को राइज करने में बड़ा हिस्सा लिया है। अगर मर्द हजरात से ये मुराद है कि बाज ऐसे भी हो सकते हैं जो सिर्फ हजरात ही हों तो मैं क्या अर्ज कर सकता हूं। अखबार वाले ज्यादा बाखबर होते हैं। और अगर हजरात से पहले मर्द की पख महज इसलिए लगानी जरूरी है कि बाज खवातीन भी हजरत होती हैं तो मैं इस ज़िम्न में लाइल्मी और खौफ फिसाद खल्क के बाइस कुछ अर्ज नहीं कर सकता कि मेरी बेगम भी यहाँ मौजूद हैं। वाह 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 दूसरे मुशायरे की सदारत का किस्सा कदरे सबक आमोज है। ये मुशायरा लंदन के एक कदीम हॉल में जून 1999 के अवाइल में मुनक़िद हुआ था। इमारत इतनी पुरानी और बोसीदा थी कि उसमें अब गिरने तक की सकत बाकी नहीं रही थी। वाह 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 रोस्ट्रम इतना छोटा था कि कुर्सी अगर 3-4 इंच भी आगे या पीछे खिसकाएं तो सदर नशीन कुर्सी सदारत समेत धड़ाम से नीचे जा गिरे। वाह 4 कुर्सियां बराबर बराबर बल्कि एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई थीं कि अगर मोहतरमा ज़हरा निगाह साहिबा जो मेरे दाईं तरफ एक डगमगाती सी कुर्सी पर तशरीफ फरमा थीं अपना बाएं हाथ हत्थे पर रखती तो मुझे अपना दायां हाथ फौरन फोल्ड करके अपनी गोद में रखना पड़ता था। और अगर मैं अपना दायां हाथ हत्थे पर पहले रख दूं तो वो सूरत पैदा होती थी जिसे किसी जमाने में अला हाजल कयास और वाइसी वर्षा कहकर एक लफ्ज में उल्टा नक्शा खींच के रख दिया जाता था। वाह 3 शायरों के बाद
अकबर हैदराबादी को दावत कलाम दी गई। उन्होंने साकी फारूकी के खिलाफ एक इंतहाई सख्त नज्म पढ़ी, जिसके बाद हॉल का टेम्परेचर नुक्ते इंजमाद से नुक्ते इश्ताल तक पहुंच गया। वाह 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 वाह। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर ठंडी ठंडी बूंदें पड़ रही हैं। पहले तो ये ख्याल हुआ कि ये बर्फ के मोती हैं जो शान करीमी से अरक़े इन्फाल के कतरे बनकर सर पे टपक रहे हैं। जब ये बर्फीली टपाटप जारी रही मेरे सर पर, तो मैंने सर उठाकर देखा। मालूम हुआ कि ऐन सर के ऊपर एक ऐसा रोशनदान है जिसे अंग्रेज साइंसदानों ने हमारे हैदराबाद के हवादान देखकर इजाद किया है। उसके 150 साल पुराने शीशे में कोई दरार या सुराख हो गया था, जिसके नतीजे में फुआर सीध बांधकर मेरे सर तक पहुंच रही थी। ऐसा लगता था कि पैमाइशी फीते से आखिरी सेंटीमीटर तक अच्छी तरह नाप कर मेरी कुर्सी सदारत ऐन सुराख के नीचे रखी गई है, ताकि बारान ज़हमत का एक कतरा भी फर्श पर गिरकर ज़ाय न हो। वाह वाह वाह। मैंने ज़हरा बहन से कहा, मौजूद हैं वो इसकी तस्दीक करेंगी, मैंने ज़हरा बहन से कहा कि मेरे सर पर तो बूंदाबांदी हो रही है। बोली, हम पर तो एक बूंद भी नहीं पड़ी। चंद मिनट बाद जब बारिश के रेले मेरे सर से गुजरकर चेहरे को सैराब करते हुए सूट पर डेल्टा बनाने लगे, तो मैंने ज़हरा बहन से बड़ी लजाजत से कहा कि बाहर शदीद झड़ लग गया है, मेरे सर पर बूंदें तड़ातड़ गिर रही हैं। बोले, अच्छा, हम पर तो एक बूंद नहीं पड़ी। सदारती सर जब यख बूंदों से सुन हो चला तो मैंने फिर उनकी तवज्जो दिलाई, मगर वही एक जवाब, यानी हम पर तो वगैरह वगैरह। मुशायरा शुरू होने से पहले एक साहब ने अपने दीवान का दस्तखती नुस्खा बसद खुलूस और नियाज मुझे अता किया था। चूंकि मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मोहतरमा ज़हरा निगाह से ये कहूँ कि मेरे सर पर हाथ फेर कर मौसमी हालात की तस्दीक कर लें, लिहाजा मैंने वो दीवान अपने सर पर हैट की तरह रखा, और जब वो पूरी तरह भीग गया तो ज़हरा बहन से दरख्वास्त की कि जरा इस पर हाथ फेरिए। सिमट कर पीछे हटती हुई बोली, क्यों फेरूं? किताब मुझे हाथ फेरे बगैर नजर आ रही है। मैंने इसरार किया। वो मान तो गईं, मगर इस तरह कि मुंह फेर कर इधर को बढ़ा के हाथ। वाह। मतलब ये कि उन्होंने बड़ी कराहत से किताब पे हाथ फेरा। मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे सर पे है। मैंने पूछा, आपको कैसा लगा? बोली, बहुत खराब कलाम है। मैंने वजाहत की, किताब आपको गीली लगी या खुश्क? फरमाया, भीग कर भी वैसी ही खराब रही, मगर हम पर तो एक बूंद नहीं पड़ी। जिस वक्त ये सवालो जवाब हो रहे थे, एक माइक ऑन था। सारे हॉल ने ये डायलॉग सुना। एक साहब जो अपनी लाताल्लुकी और मुस्तक़नीउल अहवाल अंदाज से यके अज मुंतज़मीन मालूम होते थे, उधर से गुजरे तो मैंने इशारे से बुलाकर कहा कि मेरे सर पर पहले बूंदें पड़ी और अब बौछार है। अंग्रेजी में बोले कि लंदन का मौसम हमेशा से नाकाबिल एतबार और बदलिहाज रहा है, इसीलिए समझदार लोग अपने साथ छड़ी रखते हैं। ज़हरा बेगम को अब मेरी शिकायत की सच्चाई पर कुछ कुछ यकीन आ चला था, मगर अब वो ज़बानी हमदर्दी जताने की बजाय ज़बान की बारीकियां बताने लगीं। फरमाया, अगले वक्तों में इस अमल को टपका कहते थे, जो ओल्ती की टपाटप से मुख्तलिफ होता था। रिसाव और टपके में जमीन आसमान, बल्कि जमीन और छप्पर का फर्क है। इस टपाटप को आप सिलसिलाए तकातुर भी कह सकते हैं। वाह वाह। रिवायती ऊंट की कमर पर आखिरी कमर तोड़
तिनका उनका ये फिक्रा था, फरमाने लगी, इस वक्त मरकज तरशुहात बालाए सक़फ़ मालूम होता है। मैंने कहा, ए बहन, अजीज अज जान व दीवान बहन, मेरी जात से आपको वतन में कौन सी तकलीफ पहुंची जो परदेश में आकर मुझसे ऐसी जिन्नाती जबान में कलाम करने लगी। बोली, जख्म पर जब टिंक्चर आयोडीन या डेटॉल लगाया जाता है तो अगला अपनी असल चोट भूल जाता है, सिर्फ डेटॉल की शिकायत करता है। मैं इस वक्त जख्म पर डेटॉल छिड़क रही हूं, फायदा करेगा। शोरा अपना कलाम सुना चुके और मुशायरा बिला खैर खूबी अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो मेरी तकरीर की बारी आई, जिसकी इब्तिदा मैंने इस तरह की कि सबसे पहले वो कुल्लियात दिखाया जो कुल्ली तौर पर भीग चुका था। फिर अपना सर, टाई और सूट हाजरीन को दिखाने के बाद मर्दों की तालियों और खवातीन की ऊह आह और हाय के लिए तवील वक्फा दिया, मगर किसी ने ताली नहीं बजाई सिवाय एक शख्स के जो यके-अज़ मुंतज़िमीन था, यानी वही जिसने कहा था, छतरी कहाँ भूल आए प्यारे नंदोया। 100 तालियों में इतनी गूंज और तड़ाका नहीं होगा जितना कि उस शख्स की एक ताली में था। रही खवातीन, तो यकीन जानिए किसी अल्लाह की बंदी ने ऊह आह हाय बेचारा नहीं कहा। अलबत्ता जब उस शकील कल्ब की ताली खत्म हुई तो एक हंसी से हॉल गूंज उठा, ये हमारी बेगम थी। महफिल मुशायरा खत्म होने के बाद वो साहिब दीवान मेरे पास गुस्से में भरे तशरीफ लाए और कहने लगे, आज आपने मुझे जलील किया। मैंने तो आपको अपनी किताब बड़ी मोहब्बत और अकीदत से पेश की थी, आपने महज ये साबित करने के लिए कि बारिश हो रही है मेरे खुलूस को खाक में मिला दिया। ज़हरा बेगम यहाँ भी अपनी ज़बानदानी के जौहर दिखाने से नहीं चूकी, बोली, खाक नहीं, यूं कहिए सुपुर्दे आब कर दिया। जब मुझे ये बताया गया कि ये मुशायरा खुले में यानी लॉन पर ज़ेरे आसमां होगा तो मेरे दम में दम आया कि न छत होगी न टपकेगी। छत पर याद आया कि यहाँ से कुछ ही दूर एक जानी पहचानी बहुत मजबूत इमारत है। वहाँ 15-20 बरसों से तकरीबन हर हफ्ते किसी न किसी किताब की तकरीब रूनुमाई होती है, जिसमें मुझ जैसे अदीब अखलाकन इतना झूठ बोलते हैं कि हैरत होती है वो छत अब तक क्यों नहीं गिरी। ये मेरा तीसरा मुशायरा और आखिरी मुशायरा है। अब तक तो मुझ पर भी बूंद नहीं पड़ी। आगे जो चाहे आपका हुस्न समात करे। अब खत्म होता है। मुशायरे की अहद बहद और मंजिल ब मंजिल तारीख के मताले से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मुशायरा अब महज एक अदबी रिवायत की पासदारी नहीं बल्कि सकाफती जश्न की हैसियत इख्तियार कर चुका है। मुशायरा एक दरसगाह भी है जहाँ सामीन बाअदब होकर बैठते हैं और बाखबर होकर उठते हैं। बहुत अच्छे, क्या कहने। शेर की परख, दाद देने का महल और अंदाज, आदाब मजलिसी, नक़्द नज़र का सलीका जिस रसान और शाइस्तगी से इन महफिलों में सीखा, सिखाया और बरता जाता है वो किसी और तरीके और वसीले से मुमकिन नहीं। लफ्ज़ की भरपूर ताकत और काट, इसकी असर आफरीनी और इसमें पोशीदा गंजीना मानी के तिलिस्मात सिर्फ शेर में खुलते हैं। शायरी जज्बे और सोज़े दरों के उस मकाम से शुरू होती है जहाँ पहुँचते पहुँचते नस्र की सांस उखड़ जाती है। बहुत अच्छा, क्या कहने, क्या। शायर ने जो बात अपने बारे में कही है वो उस आतिश नफस के बढ़ते हुए शोलासां लफ्ज भी अपने बारे में पुकार पुकार कर कहते हैं। यूं तो हम कुछ न थे पर मिसले अनारो महताब, जब हमें आग दिखाई तो तमाशा निकला।
اظہار کے انداز، لہجے اور اسلوب ہر زمانے میں بدلتے رہے ہیں۔ میر نے کہا تھا، شعر میرے ہیں گو خواص پسند، پر مجھے گفتگو عوام سے ہے۔ آج کے شاعر کا لہجہ اور لفظیات قدرے مختلف ہیں۔ آج کا شاعر عوام سے اٹھا ہے، عوام سے، عوام کی زبان میں عوام کے مسائل کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، جو خواص کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ دماغ سے محسوس کرے اور دل سے سوچے۔ بہت اچھا۔ آج دنیا اردو کے کتنے نامور اور ممتاز ترین شعراء کرام یہاں رونق افروز ہیں۔ آئیے ان کی گفتگو سنیں اور حسن سماعت سے اس شام کو یادگار بنا لیں۔ خواتین و حضرات، میرا فرض منصبی اور تقریباتی مصرف ختم ہوا، لہذا میں برضا و رغبت اور بقائمی ہوش و حواس صدارت سے قبل از وقت دستبردار ہو کر دوسرے صدر صاحبان کے لیے ایک ناقابل تقلید مثال قائم کرنا چاہتا ہوں۔ شکریہ۔ واہ 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 واہ۔ جی شکریہ۔ خواتین و حضرات، آپ نے خاتم المزاح